Assalamu alaikum. Welcome to DLF Lab, that stands for Digital Logic Fundamentals. तो इस लैब में हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास लैब में मार्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और किस चीज़ पे कम। वैसे तो आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इवन ही है, यानी आपको हर एस्पेक्ट पे उतना ही फोकस करना है अगर आप इस लैब को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग पॉलिसी अगर देखा जाए तो लैब मैनुअल्स इस कोर्स में लिखा हुआ है कि 30% मार्क्स के हैं, तो मैं इसको 30 ही रहने दूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। लैब एग्जाम भी 30 का है, लेकिन इसमें लैब प्रोजेक्ट जो है उसका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, लैब प्रोजेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, 40% मार्क्स जो है इसमें लैब प्रोजेक्ट के होंगे। ठीक है, तो और एज सच और कुछ हम इसमें चेंज कर नहीं सकते हैं, ना मैं करना चाहूँगा। ये फिक्स है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और हम इसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये इसके CLOs मेंशन है एंड देन इंट्रोडक्शन में है आपके पास लैब्स के टाइटल मेंशन है। अच्छा, लैब के टाइटल्स तो ठीक है, जो जो हमारे पास लैब आती जाएंगी हम करते जाएंगे, क्योंकि इसको अभी मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता और आप इसको भी समझ भी नहीं पाएंगे। तो फिलहाल जो हमारी आज की लैब है उसमें देख लेते हैं क्या है। उसमें है कि इंट्रोडक्शन टू प्रोटीज सॉफ्टवेयर एंड फेमिलाइजेशन विथ डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिलीफ देने के लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि ये कोर्स जो हम कर रहे हैं ये एक इंजीनियरिंग का, इफ़ यू आस्क मी, सबसे आसान तरीन कोर्स है। ठीक है, यानी मैंने जितने इंजीनियरिंग में कोर्सेज पढ़े अपने लाइफ टाइम में, मतलब इससे आसान कोर्स मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट कोर्स, या कहना चाहिए इट इज़ स्टिल माय फेवरेट कोर्स। कि जितने भी मैंने इंजीनियरिंग के कोर्स पढ़े, इट इज़ ईजियर एंड इंटरेस्टिंग एंड प्योरली लॉजिकल कोर्स। ठीक है, तो थेरी भी आप इसकी पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा कोर्स है, आपको इंटरेस्ट इसमें काफ़ी क्रिएट होगा। और लैब भी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, लेकिन इट इज़ द ईजिएस्ट कोर्स यू विल गोना लर्न इन योर प्रोग्रामिंग लाइफ साइड। ठीक है, तो इतनी गंभीरी गुफ्तगू बहुत है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें एक सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन करना है जिसका नाम है प्रोटियस। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, आपके एक सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी ये लैब आज की कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, प्रोवाइडिंग दिस कोरोना सिचुएशन, कि अगर ऑनलाइन करना है तो हमें फिर सारी लैब्स जो हैं इसी सिमुलेटर पर करनी पड़ सकती हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को आज मैं थोड़ा सा आपको सिखाऊंगा ब्रीफली, बाकी एक्सप्लोर आप लोग कर लीजिएगा और बाकी एक्सप्लोर करते जाएंगे जो जो आप इस पर अपने टास्क सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो ये बड़ी फंडामेंटल सी लैब है, लेकिन ड्यू टू कोविड ये लैब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि बाकी सारी लैब जो हैं इस पे ही रिलाई करेंगी। सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने LMS ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक है, कोशिश कीजिएगा कि उसको इसी वीक में आप लोग जो हैं डाउनलोड कर लें, फिर हो सकता है वो लिंक एक्सपायर हो जाए। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्रैक है, देख लीजिएगा कैसे होगा, उसमें एक डॉक्यूमेंट मौजूद। ठीक है, तो आज का हमारा टाइटल है एक टूल। ठीक है, इंस्टॉलेशन नहीं मैं बता रहा हूँ, इंस्टॉलेशन उसकी बस आप उसका जो है एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसको देख देख के आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। सारे स्टेप्स उसमें गिवन है कि कब क्या प्रेस करना है, एक एक स्टेप की उसमें डायग्राम मौजूद है। वो सॉफ्टवेयर का लिंक और वो पूरे डॉक्यूमेंट, पूरी जिप फोल्डर जो आपको मिल जाएगा LMS पर एक लिंक मौजूद है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन पे नहीं जाऊँगा, सॉफ्टवेयर पे डायरेक्ट हम काम करने की तरफ जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है उसका नाम है प्रोटियस। यही सेम वर्जन सेम सॉफ्टवेयर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है LMS में। तो जब आप इसे रन करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, अब इस स्क्रीन में से
अब ये प्रोटीज सिर्फ सिमुलेशन का टूल नहीं है, जैसे कि इसमें कह रहे हैं ये सूट है, सूट के अंदर क्या है, बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं। इसमें पीसीबी डिज़ाइनिंग भी होती है, इसमें मे बी और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन इस कोर्स के स्कोप में जो इसका आता है वो आता है सिर्फ सिमुलेटर या स्कीमेटिक लेवल की जो हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपको इस स्क्रीन के बाद एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, और वो चीज़ क्या है, यहाँ से। ठीक है, अच्छा एनोटेशन मेरी इसमें आ नहीं रही, मैं लेकिन कोशिश करता हूँ आ जाए। एनोटेशन से मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ कि मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो जगह है और यहाँ पे लिखा हुआ है ISIS। ठीक है, मैंने रेड स्क्वायर बनाया है, ISIS लिखा हुआ है, तो आपको इस आइकन को क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस आइकन को क्लिक किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैंने ISIS पे क्लिक किया तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई। देन अब ये मेरे पास समझ लें एक वर्क बेंच मौजूद है। वर्क बेंच जैसे बिल्कुल वैसे ही कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप उस पर वर्क बेंच पे सारे कंपोनेंट्स जमा करते हैं और फिर उन कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और फिर फाइनली आप सर्किट को पावर अप करके चेक करते हैं कि ये सर्किट वर्क कर रहा है या नहीं। अली रज़ा के क्वेश्चन का आंसर ये है कि ग्रुप मैंने थोड़ा मसरूफ़ था, ना मैंने DLF का बनाया है ना ADS का बनाया है, लेकिन हम एक कॉमन ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, और उसी में हम दोनों क्यूरीज कर लेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स सेम ही है DLF के भी और ADS के भी। तो मैं एक कॉमन ग्रुप बना लूँगा तो हम उस पर ही क्यूरीज वगैरह कर लिया करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने IS पे क्लिक किया आपके पास ये स्क्रीन आ गई। अब हम मुझे यहाँ पे जमा करने हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ईजियर चीज़ से। ठीक है, काफ़ी ईजियर से कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद मैं एक करके बाकी चीज़ें जिसके फीचर्स हैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि लेफ्ट पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टूल बार मौजूद है और इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये एरो का है। ठीक है, अभी इस पे नहीं जाते, अब चले जाते हैं दूसरा ऑप्शन। इस पे क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट मोड। ठीक है, मैं इस पे आ जाता हूँ और ज़्यादातर आप इसी मोड में काम कर रहे हो। कंपोनेंट मोड वो मोड है जहाँ पे जाके आप एक्चुअली डिसाइड करते हैं या सेलेक्ट करते हैं आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा कंपोनेंट मोड सेलेक्ट करूँगा, देखें सेलेक्ट हुआ हुआ आपको हाईलाइट हुआ हुआ दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ पे पी। पी क्या करेगा, पिकर ऑन कर देता है जिससे आप कंपोनेंट पिक कर सकते हैं। एल एक पूरा प्रॉपर लाइब्रेरी का टैब खोल देता है। इसमें हम नहीं जा रहे, ये सेलेक्ट करता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज इसमें मौजूद हैं, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसमें पी पे जाना है, लाइब्रेरीज पे जाने का हमारे पास कोई काम नहीं है, हम सिर्फ पिकर पे जाएंगे तो इस तरीके से एक सब विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझ लें एक सिंपल एंड गेट टेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिंपल एंड गेट टेस्ट करना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि थ्योरी की क्लास हो गई है, आप लोगों ने एंड गेट पढ़ लिया होगा कि एंड गेट क्या होता है। लेकिन अगर थ्योरी की क्लास नहीं भी हुई है तो भी हम करते करते सीख लेंगे कि एंड गेट क्या होता है। और अगर और समझना चाहें कि एंड गेट क्या होता है तो इट इज़ सेम एज एंड फंक्शन इन योर प्रोग्रामिंग कोर्स। एंड फंक्शन जो होता है कि बोथ आर ट्रू देन ट्रू, इफ एनी वन इज फॉल्स देन फॉल्स, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। बस यहाँ पे क्या है कि वो आप हार्डवेयर लेवल पे देख रहे हैं। वहाँ पे आप उसको जब एंड कहते थे तो जब प्रोग्रामिंग में आप एंड लिखते थे तो आपने सोचा कि हार्डवेयर में ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो हार्डवेयर में एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए यही एंड गेट इसमें लगा होता है। तो सॉफ्टवेयर में वही चीज़ पॉसिबल होती है जो हार्डवेयर में भी एग्जिस्ट करती हो। तो एंड का फंक्शन प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए
जो चीज़ यूज़ होती है वो नीचे क्या होती है, एंड गेट। तो हम उसका एक सिंपल सा टास्क करके देख लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में मैं उसको कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक एंड गेट चाहिए। यहाँ पे आप देखें कीवर्ड लिखा रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा एंड, तो एंड गेट तो आ रहा है, लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सारे एंड हैं, एंड गेट ही एंड गेट चले आ रहे हैं। गेट भी लिख देता हूँ, अब कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये सोच रहा है कि किस चीज़ में ढूंढूं एंड गेट, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कैटेगराइज देखें, अगर हुआ हुआ है यहाँ पे सी मॉस बेस है, मॉड्यूलर है, ऑप्टो कपलर, सो हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारी डीएलएफ में यूज़ होने वाली आईसीज हैं वो कहलाती हैं टीटीएल आईसीज। तो इनमें से कोई सी भी हो सकती है, टीटीएल 7474 एएलएसएल, ये सब हो सकती हैं। ठीक है, इनकी फंक्शनैलिटी सेम है, लेकिन इनके कहना चाहिए कि कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो डेटा शीट में मेंशन होते हैं, जो थोड़े से फ़र्क करते हैं। फ्रीक्वेंसीज का फ़र्क है, कुछ वोल्टेज का फ़र्क है, कोई हाई वोल्टेज है, कोई हाई कैपेसिटेंस है, इस तरह का कुछ है, तो इनके आगे ये टैग दिए हैं। तो जब भी आप हार्डवेयर की आईसी परचेज़ करें तो काइंडली उसे यूज़ करने के लिए उसकी डेटा शीट को ज़रूर रीड करें। आप आईसी का पूरा नंबर डालें गूगल पे और आपके पास पूरी डेटा शीट पीडीएफ में आ जाएगी, आप उसे डाउनलोड करें और फिर उस आईसी को यूज़ करें। ठीक है, मैं तो यहाँ पे जो बताऊँगा वो एक जेनरिक बिहेवियर है, यानी लॉजिकल बिहेवियर। लेकिन जब उसे एक्चुअल हार्डवेयर में यूज़ करते हैं तो आपको कुछ और पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है या आगे कितनी आईसीज़ को ड्राइव कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हर आईसी की हर आईसी क्लास की अलग होती है और ये आपको उसकी डेटा शीट से पता चलती है। तो इसको हैबिट बना लीजिएगा, जब भी आप कोई आईसी लें, चाहे इस कोर्स की हो चाहे किसी भी, आप उसकी डेटा शीट पढ़ें। ठीक है, उसकी थ्योरी पढ़ें कि उसमें उसको यूज़ करने के लिए क्या-क्या कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड किए गए या कैसे वो यूज़ होगी। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल 74 में उठा लेता हूँ, 74 ये, लेकिन ये तो नैंड गेट है। तो एक और मसला क्या है कि आप इसमें इसमें क्या, बल्कि आप मार्केट में भी जाएँगे ना, आप कहेंगे मुझे एंड गेट की आईसी दे दो। तो कहेगा भाई नंबर बताओ नंबर। ठीक है, मतलब मैंने जब भी एक्सपीरियंस किया, तो अगर तो आप इस कोई ऐसी शॉप पे जाते हैं जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है, यानी जो स्टूडेंट को ही डील करती है, तो फिर तो वो तो शायद एंड गेट का मतलब समझ के आपको दे दे। लेकिन आप एक जनरल शॉप पे जाते हैं आईसीज की, तो वो आपसे पूछेगा आईसी का नंबर बताओ, नाम नहीं पता, क्योंकि आईसीज एक्चुअली नंबर से आइडेंटिफाई की जाती है। तो यहाँ पे अगर देखें मैं सर्च कर रहा हूँ नाम से, तो मुझे ढूंढने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही। लेकिन अगर मुझे आईसी का नंबर पता है जो कि है 7408, तो ये देखें मेरी सर्च रिजल्ट्स कितने कम हो गए। अब 7408 में भी 2-3 ऑप्शन हैं, लेकिन स्टिल आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, कम रिजल्ट्स आए। कम रिजल्ट्स का मतलब है मेरी सर्च काफ़ी नैरो डाउन हो गई है। तो 7408 को कहा जा रहा है कॉर्ड टू इनपुट पॉजिटिव एंड गेट। कॉर्ड का मतलब ये है कि एक आईसी जो होती है उसके अंदर 4 एंड गेट होते हैं। ठीक है, एक आईसी जब आप लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 4 एंड गेट हैं। आप उसकी डेटा शीट देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा एक आईसी के अंदर 4 एंड गेट मौजूद हैं, यानी आप 4 यूज़ कर सकते हैं एक आईसी के साथ। एक आईसी के अंदर एक नहीं बल्कि 4 गेट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएँ, तो फिर हम जो है आपको असल में आईसी भी दिखा सकूँगा और आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसमें फ़िलहाल यही सबसे सिंपल वाली पिक कर लेता हूँ और यहाँ से कर लेते हैं ओके। तो ये 7408 मेरे पास यहाँ पे डिवाइस कंपोनेंट लिस्ट में आ गई। तो मुझे 7408 चाहिए एंड गेट। अब एंड गेट तो मेरे पास आ गया, इसके इनपुट्स हैं और इसके आउटपुट्स हैं। अब इनपुट और आउटपुट में मुझे इस पे 0 1 सप्लाई करना है और आउटपुट पे भी चेक करना है 0 1। थ्योरी में तो ऐसे ही होता है, लेकिन हार्डवेयर में मैं 0 1 कैसे टेस्ट करूँ, ये कैसे प्रोवाइड करूँ? आपके ख्याल में आउटपुट 0 1 मैं कैसे देख सकता हूँ? कोई हार्डवेयर कंपोनेंट है ऐसा? जी क्लास सजेस्ट करें, क्या आउटपुट में कैसे चेक करूँ? इधर कोई ऐसा तो है नहीं 0 1 आ जाए। चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ कि देखो, आप किसी भी सर्किट में 1 या 0 की प्रेजेंस बता सकते हो एक सिंपल एलईडी से।
ठीक है, एक सिंपल एलईडी से। एलईडी अगर आपकी ऑन है तो उसे आप कह सकते हो 1 आ रहा है, एलईडी ऑफ है तो आप कह दोगे 0 आ रहा है। यही है ना, ऑन और ऑफ दो स्टेट्स हैं, दो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 1 और 0 को कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है, आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं, आप एलईडी ऑफ का मतलब 1 ले लें, आप एलईडी ऑन का मतलब 0 ले लें, तो दोनों काम हो सकते हैं। अगर हम फिलहाल वही पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेंगे कि 1 का मतलब ऑन एंड 0 का मतलब ऑफ, तो मुझे क्या रिक्वायर्ड है, एक एलईडी रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलईडी, तो एलईडीज भी बहुत सारी हैं, मैं यहाँ से वो कलर की एलईडी पिक कर लेता हूँ जो हमें यहाँ पे दिखाई दे, तो मैं ले लेता हूँ एलईडी येलो। ठीक है, तो जब ये ऑन होगी तो येलो इसमें कलर जो है आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एलईडी पिक कर दी। एलईडी के अलावा इनपुट देने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, यानी अब इनपुट में मुझे दो चीज़ें अप्लाई करनी है, कभी 0 अप्लाई करना है, कभी 1 अप्लाई करना है, कभी 0 अप्लाई करना है, कभी 1 अप्लाई करना है। तो 0 1 क्या होते हैं एक्चुअली, हार्डवेयर में तो 0 1 जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हार्डवेयर में तो वोल्टेज होते हैं। वोल्टेज या तो हाई होता है, या तो वही बात है कि 0 भी हो सकता है, 0 के दरमियान कोई सी भी रेंज हो सकती है। ठीक है, हम पुश बटन भी बिल्कुल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे हम एक स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। पुश बटन का तो ये होता है कि आपको मुसलसल प्रेस करके रखना पड़ेगा। स्विच और पुश बटन में सिर्फ फ़र्क ये है कि स्विच एक ऐसा बटन है कि आपने एक मरतबा उसको चेंज कर दी, उसकी स्टेट रिमेन्स चेंज रहेगी। ठीक है, भले से आप उस पे से हाथ हटा लें। पुश बटन भी वही काम करता है, लेकिन पुश बटन में ये है कि उसकी स्टेट जो है जब तक आप दबा के रखेंगे तो चेंज रहेगी, आप छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट पर आ जाएगा। तो मैं दोनों यूज़ करके बता देता हूँ। पुश बटन भी यूज़ कर लेते हैं और एक के लिए हम स्विच यूज़ कर लेते हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं एक स्विच। ठीक है, अब स्विच में मुझे सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच नहीं चाहिए, मुझे ऐसा स्विच चाहिए कि जिसमें इनपुट दो पॉसिबल लाइंस हो, कभी 0 आ रहा हो कभी 1, तो और मैं सेलेक्ट कर सकूं कि आउटपुट लाइन पे मैंने 0 को भेजना है या 1। तो मुझे जो स्विच चाहिए वो है सिंगल पोल डबल थ्रो, यानी SPDT वाला स्विच। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके देख लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके SPDT स्विच, SPDT ये स्विच चाहिए। लेकिन बाज़ाहिर ये देखने में अपोजिट लग रहा है, ये कह रहा है इनपुट लाइन 1 आ रही है और आउटपुट पे 2 जा रही है। कोई मसला नहीं है, हम इसको फ्लिप करके रिवर्स कर लेंगे, इसकी फंक्शनैलिटी दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं। स्विच भी मैंने एक ऐड कर दिया और पुश बटन भी कर लेते हैं, इसको भी देख लेंगे कि ये कैसे यूज़ होता है। तो पुश बटन, लेकिन पुश बटन पे देखा जाए ना तो लिखा हुआ है SPST। तो पुश बटन को यूज़ करने की एक ट्रिक होती है, तो मैं सिर्फ इसको इसलिए यूज़ करना चाह रहा हूँ कि आपको वो ट्रिक सिखा सकूँ कि पुश बटन कैसे यूज़ होता है। तो कंपोनेंट मैंने सारे जमा कर लिए। ठीक है, अब मेरा काम सिर्फ क्या है, इन कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, तो मैं क्या करके कंपोनेंट पिक करता हूँ, यहाँ से सिलेक्शन मोड हटा देता हूँ, ये पिकर ले लेता हूँ। ठीक है, एरो का साइन क्या है, आपको सेलेक्ट करने में मदद करेगा। मैंने यहाँ से सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, एक एंड गेट, मैंने यहाँ से क्लिक किया और ये ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ के दोबारा से क्लिक कर दिया और फिर अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे भी बता रहा है आप प्लेस करना चाहते हैं आप प्लेस कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे ला के एंड गेट को प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद एलईडी मैंने पिक करी और एलईडी को ला के ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं, मैं कुछ भी नहीं होल्ड किया हुआ, बस क्लिक एंड दोबारा से आके यहाँ पे सेकंड क्लिक कर दिया। यहाँ पे आके मैंने एलईडी को प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्विचेस, स्विच को मैंने यहाँ के प्लेस किया। ठीक है, और फिर इसको मैंने राइट क्लिक करके इसी स्विच पे राइट क्लिक किया, तो ये देखें ऑप्शन आने रोटेट क्लॉकवाइज, मैंने इसको मिरर एक्स कर दिया, तो आप देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी फ्लिप हॉरिजेंटल एक्सिस पे कर दिया। ठीक है, अब मुझे चूंकि यही स्विच चाहिए तो मैंने इसको एक कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकता हूँ, कॉपी किया और सिंपली पेस्ट कर दिया। पेस्ट इधर ही होना चाहिए इस तरीके से, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड होपफुली ये हो गया सिंपली। ठीक है, आप कंट्रोल C कंट्रोल V कर लें,
या मैन्युअली कॉपी पेस्ट कर लें। तो ये मेरे पास 2 स्विच आ गए, मुझे 2 स्विच रिक्वायर्ड थे, ठीक है। अभी पहले हम दोनों स्विच से करके देख लेते हैं ये एग्जाम्पल को, फिर हम इसे पुश बटन से भी ट्राई कर लें, ठीक है। अब करना क्या है, मुझे जाहिर सी बात है कि ये कनेक्ट करना है एलईडी के टर्मिनल से। तो कनेक्ट करने के लिए क्या है कि मैं जो इसका एंड पॉइंट है, जब भी वहाँ पे जाता हूँ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे, जब भी देखें मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है। जब ये हाईलाइट होने लगे तो मुझे इस पर क्लिक करना है, ये देखें ऑटोमेटिकली एक वायर यहाँ से निकलना फिर शुरू हो जाता है। और फिर मैं जाके किसी भी टर्मिनल पे जहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, एंड मौजूद है, वहाँ जाके दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे से क्लिक हो। थोड़ा सा और लग रहा था, मैंने एलईडी को ड्रैग करके नीचे कर दिया और इसको भी यहाँ से बीच से पकड़ के ड्रैग करके नीचे, ठीक है। तो ये एलईडी कनेक्ट हो। सेम यही काम मैं यहाँ से करूँगा, यहाँ से इसको पिक करता हूँ और ले जाके इसको एक टर्मिनल में यहाँ पे कनेक्ट। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से भी पिक कर सकता हूँ, किसी भी एंड को पिक करके आप किसी भी एंड पे ले जा सकते हैं ये यहाँ पर, ठीक है। तो लॉजिक गेट से मैंने दोनों चीज़ें कनेक्ट कर दी, एलईडी भी कनेक्ट कर दी, आउटपुट भी, और स्विचेस भी कनेक्ट कर दिए इनपुट के लिए। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे चाहिए कि मैं सप्लाई कैसे करूँ 0 1 और ये चीज़ें। सर्किट मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो एक चीज़ तो मुझे चाहिए ग्राउंड, ठीक है, और दूसरी चीज़ चाहिए मुझे सप्लाई, क्योंकि एक्चुअल सोर्सेज में भी आपके पास 0 1 नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है। वोल्टेज 5 वोल्ट भी हो सकता है, 3.3 वोल्ट भी ऑपरेटिंग आईसीज होती हैं। टीटीएल आईसीज चूँकि ट्रांजिस्टर लॉजिक्स हैं, तो टीटीएल स्टैंड फॉर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो इसमें क्या है, 5 वोल्ट्स पे ये ऑपरेट होती हैं। तो मुझे एक सोर्स चाहिए, ठीक है, जिसमें ये 5 वोल्ट को 1 कंसिडर करेगा और से 0 वोल्ट को 0 कंसिडर करेगा। लेकिन इसमें और भी बीच में रेंजेस हैं जिसको ये 1 कंसिडर कर सकता है। इससे 4 से लेकर 5 तक की रेंज को ये सर्किट 1 कंसिडर करता है, और 0 से लेकर 0.5 तक की रेंज को ये 0 ही कंसिडर करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आईसी के, आप डेटा शीट देखें, उसमें बताया होता है कि एक्चुअल डिजिटल 1 एनालॉग के कितने वोल्टेजेस को कंसिडर करेगा। तो इसके ऊपर जो है आपके पास वही नॉइस बैंड होता है और थोड़ा सा एनालॉग स्टफ है, लेकिन थ्योरी में होपफुली आपको टीचर ये बताएंगे कि किस तरीके से ये किसी एनालॉग वोल्टेज की रेंज को डिजिटल का हाई या लो कंसिडर करता है, ठीक है। तो अब मुझे सोर्सेस चाहिए, सोर्सेस कहाँ से मिलेंगी। मैंने ये लेफ्ट वाले ही कंपोनेंट्स में चेक करना शुरू करा, कहीं पे सोर्सेज लिखा आ रहा है, चेक किया, कहीं सोर्सेज लिखा है, टर्मिनल्स लिखा आ रहा है कुछ, मैं टर्मिनल पे चला गया। टर्मिनल पे तक गया हूँ तो लिखा आ रहा है डिफॉल्ट इनपुट आउटपुट बाई डायरेक्शनल पावर एंड ग्राउंड। तो मैंने यहाँ से ग्राउंड पिक किया और सिंपली ग्राउंड ले आया एक यहाँ पर, और यहाँ पे आके कर दिया मैंने इसे ड्रॉप। एक ग्राउंड यहाँ आ गया, एक और ग्राउंड रिक्वायर्ड था, मैंने यहाँ पे लाके एक और ग्राउंड को ड्रॉप कर, नहीं ये तो यहीं पर आ गया, शॉर्टकट इधर वर्क नहीं कर रहा, तो मैंने मैनुअली एक और मरता ग्राउंड पिक किया और एक ग्राउंड को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, सही है। एक और चीज़ मुझे क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर के लिए भी मैं ये पावर का लेबल लाया हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और पावर को मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ। अब कनेक्ट मैं इसे कैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कनेक्ट करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से इसको ले जाता हूँ यहाँ पे स्ट्रेट, जहाँ पे मुझे वायर को बेंड करना हो तो मैं वहाँ पे जाके एक मरतबा क्लिक कर सकता हूँ। फिर वायर जो है वहाँ से फिर दूसरी वहाँ पे यानी एक तरीके से पिन हो जाती है, और पिन होने के बाद आप इसको किसी और दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। देखिए अभी मैं ऐसे लेके जाता हूँ, ये यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है, कहीं पे भी। मैंने यहाँ पे लाके इसको स्पेशली कहा कि भाई आप यहाँ पे पिन हो जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ होल्ड हो जाएगी। ये क्लिक हुआ नहीं है, क्लिक, देखिए आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, अब ये वहाँ पे पिन हो गया, अभी हिल नहीं रही थी वहाँ से। तो पिन करके मैंने इसको स्ट्रेटली, मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो नीचे वालों को मैंने इसको भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, तो इसके नीचे वाले को भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे ला वायर पे कनेक्ट कर दूँ। अब देखें कनेक्ट हुआ है, कैसे पता है, इस पर डॉट आया है।
तो वायर कभी भी बाईपास हो रही हो आपके प्रोटियस सिमुलेशन में, तो आप ये मत समझिएगा कि वायर एक दूसरे से गुजर रही है तो ये कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है। कनेक्टेड वो होगी जिसमें आपको ये प्रॉपरली जो है यहाँ पे ये डॉट नजर आ रहा होगा। अगर आप देखें, ये डॉट, ठीक है, आप देख सकते हैं ये डॉट बताता है कि यहाँ से वायर कनेक्टेड है और कहीं से नहीं, भले से एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हूँ। अभी इस बात को मैं समझा दूंगा कि एक जगह ऐसा होगा भी। इसको वापस जूम आउट कर लेते हैं हमारे पास, जूम टू व्यू, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सिमिलरली मैं ये VCC को लेता हूँ, ये सोर्स को और ले जाके इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ इसकी ऊपर वाली वायर से, तो यहाँ से मैंने इसको हुक किया और ये कनेक्ट किया, और इस वाले को भी यहाँ से ले जाके यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ से ले जा सकता हूँ किसी भी, जब मुझे वायर को स्टार्ट करना होता है तो मुझे एंड पॉइंट चाहिए, मैं वायर के बीच में से स्टार्ट नहीं कर पाता वायर को। तो आप देख रहे हैं कि मैं अगर इसको छोड़ दूँ तो मैं यहाँ से वायर नहीं करना चाहता, लेकिन कर सकता हूँ आई थिंक, हाँ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ से भी कर लें, यहाँ से भी कर लें, दोनों तरीके से हो जाता है। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप देखें ये वायर, ऊपर वाली वायर स्विच 2 की जो है बाईपास हो रही है ये ग्राउंड वाली वायर पे, लेकिन इस पर डॉट नहीं आ रहा। तो डॉट ना आने का मतलब यही है कि ये वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ स्कीमेटिक में मजबूरी थी और कहीं से जा नहीं सकती थी, तो मेरी ऊपर से होती हुई जाती दिखाई दे रही है, लेकिन ये वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कहाँ मैं कह रहा हूँ कनेक्शन की बात। ओहो, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वाली वायर देखें, ये जो सर्कल है तो ये बता रहा है ये कनेक्टेड है, और ये जो मैं ब्लू में सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ये देखिए ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। रेड वाला कनेक्टेड है, ब्लू वाला एरिया कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्शन हमेशा डॉट बता देता है कि इधर कनेक्टेड है। तो यही वाली जो है एनालॉजी आप लोग पेपर पेंसिल अप्रोच पे भी यूज़ करेंगे, यानी थ्योरी में भी अगर आप कोई सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, तो आप ये एम्फेसाइज कराने के लिए कहाँ कनेक्शन है और कहाँ जस्ट बाईपास है, आप यही डॉट नोटेशन से यूज़ कर सकते हैं। यानी डॉट बना के बता देंगे यहाँ कनेक्टेड है, और जस्ट ऐसी बाईपास हो रही है तो वो कनेक्टेड नहीं। इट्स काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड, तो आप यही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे इन पेपर पेंसिल अप्रोच में अगर आप करेंगे, ठीक है। लैब में तो पेपर पेंसिल नहीं है, लेकिन थ्योरी में अगर आपका पेपर होता है फिजिकली इंशाल्लाह, तो फिर आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनफ ऑफ थ्योरी, सर्किट हमारा क्लियर है। हम देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। ये भी देखें जूम के कुछ ऊपर टूल्स मौजूद हैं, ये जूम टू व्यू, ये पूरी की पूरी शीट देख रहे हैं आप, एक ब्लू लाइन आ रही है, ये ब्लू लाइन एक्चुअली आपकी डेस्क है या वर्क बेंच है। इसके बाहर अगर मेरा सर्किट चला जाता है ना, तो वो वर्क बेंच से बाहर है, यानी अगर मैं उसे प्रिंट करने की कोशिश करूंगा ना, तो आप देखेंगे इस लाइन के बाहर जो सर्किट है वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। व्यूएबल एरिया कौन सा है, ये वाली आपकी जो शीट है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये आपका ड्राइंग बोर्ड जैसे होता है बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच का बोर्ड है। तो आपने अपना सर्किट इस ब्लू लाइंस के अंदर ही बनाना है। और मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम इन, ये वही कॉमन टूल्स हैं, जूम इन हो गया। अच्छा, सर्किट में एक चीज़ रह गई, मैंने LED को ग्राउंड नहीं किया था, ये LED को मैंने ग्राउंड कर दिया। सर्किट मेरा कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। अब मुझे ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि मेरा सर्किट सही काम करता है या नहीं, ठीक है। तो जब मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके, अगर ये आप देखें बॉटम लेफ्ट साइड पे आपके पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, ये हैं आपके सिमुलेशन को रन करने के ऑप्शंस, ठीक है। प्ले का बटन जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बता रहा है कि सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, पॉज से आपको पता है कि स्टॉप हो जाए, पॉज ही हो जाएगी, और स्टॉप से टर्मिनेट हो जाती है कम्प्लीटली, और स्लो मोशन से फिर थोड़ा बहुत स्लो रन करेगी। तो अब मुझे करना क्या है, सिमुलेशन को रन करना है, तो मैं यहाँ से प्रेस कर देता हूँ प्ले का बटन। तो मैंने यहाँ से प्ले का बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने वाली है, क्या चीज़ देखने वाली है, आप अगर अपने गेट्स को देखें और अलग अलग टर्मिनल्स को देखें तो वहाँ पे ब्लू डॉट या रेड डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। ब्लू डॉट या रेड डॉट्स आ रहे हैं, ये आपकी वायर की स्टेट है,
वायर की स्टेट का मतलब ये बता रहे हैं कि इस वायर पे 0 आ रहा है या इस वक्त 1 आ रहा है। तो ये टेस्टिंग के व्यू पॉइंट से बहुत ज़रूरी है कि आप सर्किट को चेक करने से पहले भी बता सकते हो कि इसके इनपुट्स पे क्या क्या आ रहे हैं, यानी प्रोबिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर देखें तो ये बता रहा है कि भाई इस जगह पे रेड डॉट का मतलब है यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, डिजिटल 1 आ रहा है, और ये ब्लू डॉट बता रहा है कि यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है आप देख सकते हैं स्विच में, ये वाला स्विच जो है ऊपर की तरफ कनेक्टेड है और ऊपर वाली लाइन वीसीसी है। ठीक है, और ये वाला स्विच देखा जाए तो ये नीचे से कनेक्टेड और नीचे वाली लाइन ग्राउंड है। ग्राउंड पे आप देख सकते हैं ब्लूज आ रहे हैं और रेड डॉट्स आ रहे हैं आपके वीसीसी। ठीक है, और इसी तरह जब एंड गेट पे एक 1 और एक 0 आता है तो आउटपुट भी आपका 0 आता है, और अगर इस जगह पे दोनों 0 आ रहे होंगे तो ये मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और इस तरह मेरी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो मैं चेक कर लेता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉम्बिनेशन, मैंने टेस्ट किया बोथ आर 0। एंड गेट का बिहेवियर क्या होता है 0 0 के केस पे, 0 ही होता है। मैं टेबल भी आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ बना देता हूँ कि एंड गेट में हमारे पास क्या बिहेवियर होता है। एंड गेट में बिहेवियर ये होता है कि अगर मेरे पास ये भी 0 है, दूसरा भी 0 है, तो मेरा आउटपुट भी क्या आता है 0 ही आ जाता है। ठीक है, और 0 है, दूसरा 1 है, तो इस केस में मेरा आउटपुट 0 ही रहता है। फिर अगर मेरे पास तीसरा कॉम्बिनेशन 1 0 की बात करें और इसमें भी मेरा आउटपुट 0 ही रहता है। ये मैं टेबल इसलिए बना रहा हूँ कि हम ये देख सकें कि हमें एक्सपेक्ट क्या करना है रेफरेंस के लिए। इस केस में सिर्फ मेरा आउटपुट 1 आता है। हमें ये टेबल वेरीफाई करना है। ठीक है, 0 0 इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा स्विच 2 है, कौन सा स्विच 1, कौन सा स्विच 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे आउटपुट देखना है कि ये आने चाहिए। तो मैंने चेक किया, यहाँ से आउटपुट को वेरीफाई करना है। तो ये आ रहे हैं मेरे पास 0 0 पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो पहला कॉम्बिनेशन है वो सही साबित हो गया। मैंने प्रूफ कर लिया ये सही है, 0 0 पे 0 आ रहा है। दूसरे पे आता हूँ, मैंने पहले पे 0 अप्लाई किया, दूसरे पे मैंने 1 कर दिया, 0 1 वाला कॉम्बिनेशन, इस पे भी स्टिल मेरा आउटपुट 0 है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। चेक किया हमने 0 ही है। ठीक है, ये वाले को भी मैंने वेरीफाई कर लिया। एनोटेशन से मैं क्लिक कर देता हूँ, ये वेरीफाई हो गया, सही है। फिर तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा क्या कहता है कि भाई ये वाला 0 होना चाहिए, ये वाला, यानी 1 0 का कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ। पहले वाले पे मैंने 1 दिया हुआ है, दूसरे वाले पे मैंने 0 दिया हुआ है। समझ रहे नहीं, ऊपर वाली लाइन जो है मेरे पास ये 1 की है और नीचे वाली लाइन 0 की है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी मैंने वेरीफाई कर लिया, ये भी सही साबित हो गया। तो अगर ये आखिरी वाला कॉम्बिनेशन भी सही साबित हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये सर्किट लॉजिक एंड गेट है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लॉजिक एंड गेट की फंक्शनैलिटी को वेरीफाई कर रहा है। तो आखिरी सर्किट को भी करके देख लेते हैं। अब मुझे 1 1 अप्लाई करना है, ऊपर वाला ऑलरेडी 1 है, ये नीचे वाले को मैंने 1 किया एंड दैट्स इट, आपकी एलईडी ग्लो कर गई। अब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये बता रहा है 1 आ रहा है और यहाँ पे भी बता रहा है 1 आ रहा है, और इवेंचुअली दोनों का वजह से आउटपुट मेरा 1 हो गया, और आउटपुट 1 हुआ तो एलईडी के यहाँ पे भी 1 आया, और 1 आने की वजह से सर्किट 1 और 0 कंप्लीट हुआ और एलईडी ने ग्लो कर दी। तो जब मैंने चारों आउटपुट्स यानी इनपुट कॉम्बिनेशन पे चेक कर लिए कि आउटपुट मेरे वही आ रहे हैं एक्सपेक्टेड, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दैट्स इट, ये मेरा सर्किट एंड गेट की फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करता है। और करेगा भी ये तो सिंपल एंड गेट। लेकिन जब आप सर्किट ड्रॉ करेंगे तो सिंपल एंड गेट नहीं होगा, आगे चलेंगे सर्किट कॉम्बिनेशन से मिलजुल के बढ़ते जाएंगे और बढ़ बढ़ के क्या होंगे, फिर आपको जो है वेरिफिकेशन करने के लिए इसका एक टेबल बनाना पड़ता है जिसे कहा जाता है ट्रुथ टेबल। ये जो मैंने साइड पर टेबल बनाया है ये कहलाता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा सर्किट था और आज हम सिंपल ही सर्किट रखेंगे क्योंकि आज हमारा फोकस है टूल्स को सीखना। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगली लैब्स में अगर हमारे पास जो है कहना चाहिए कि सर फिर हम टूल्स पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस ये होगा टूल हमें ऑलरेडी आता है, फिर हम डिज़ाइनिंग पे फोकस करेंगे। तो जितना टूल है जो भी इस कोर्स में रिक्वायर्ड है वो मैं आपको आज ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम तो हमने स्विच से कर लिया, ये मैंने कर दी सिमुलेशन ऑफ सिमुलेशन बंद की मैंने, स्टॉप हो गई सिमुलेशन।
ठीक है, अब सिमुलेशन ऑफ हो गई तो आप देखें वो रेड और ब्लू डॉट्स जो थे अब यहाँ पे नहीं आ रहे, रेड और ब्लू डॉट्स यहाँ पर नहीं आ रहे। हाँ, माज यहाँ पे जो है ना TTL ICs का जैसे कि मैंने बताया ना कि 5 वोल्ट है, और अगर आप चेक करना चाहें किसी भी चीज़ पे तो उसको राइट क्लिक करें और देखें प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है। ठीक है, इसमें एज सच कुछ भी नहीं बताया हुआ, ये जेनरिक सी सोर्स रखी हुई आई थिंक, इस पे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अज्यूम ये कर रहा है कि 5 वोल्ट। ठीक है, अगर आप वैसे मजीद सोर्सेज में जाना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है, मेरे ख्याल से नहीं, ये जनरेटर्स हैं और ये मीटर्स हैं। अभी मैं आता हूँ सोर्सेज वगैरह पे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मजीद सोर्सेज एग्जैक्टली आप कोई वोल्टेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले इस सर्किट को थोड़ा हम वेरीफाई कर लें, फिर एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को बताता हूँ, तो उसमें सोर्सेज भी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये वेरीफाई कर लिया कि एंड गेट सही काम करता है। अब दूसरी चीज़ क्या थी कि एक सजेशन आया था कि पुश बटन यूज़ करें, तो मैं अब आपको पुश बटन यूज़ करना बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हार्डवेयर में यूज़ होता है। ठीक है, तो पुश बटन यूज़ करने का ख़ास तरीका है, आप डायरेक्टली पुश बटन को यूज़ नहीं कर सकते। तो कैसे यूज़ करेंगे पुश बटन, अब हम ये देख लेते हैं। तो मैं पुश बटन आप लोगों को यूज़ करना बता रहा हूँ, ये मैंने क्लियर कर दिया, और अब मुझे क्या करना है, ऐसे स्विचेस हटाने और यहाँ पे पुश बटन लाने। तो स्विचेस को मैंने सेलेक्ट किया, स्विच को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, डिलीट ऑब्जेक्ट, और उसके साथ उसकी वायरिंग भी डिलीट हो गई। अब अगर मैं पुश बटन यूज़ करना चाहता हूँ तो पुश बटन ले आता हूँ ग्राउंड पे, एक ये पुश बटन आ गया मेरे पास और एक ये पुश बटन आ गया। ठीक है, आउटपुट की वायर तो आपको पता ही है, पुश बटन की डायरेक्टली ऐसे ही चली जाएगी। सही, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब 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 पुश बटन प्रेस हो तो मेरा आउटपुट क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि पुश बटन प्रेस होने पे जो पास हो वोल्टेज वो क्या होना चाहिए, वीसीसी होना चाहिए या सोर्स होनी चाहिए। तो मैंने इसको सिंपली क्या कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया वीसीसी। तो जब भी बटन प्रेस होगा तो इसका रिजल्ट ऑलवेज 1 ही होगा। लेकिन क्या, अभी मैं सर्किट को रन करके दिखाता हूँ क्या ऐसे ही हो रहा है। इस सर्किट का बिहेवियर क्या है, इस सर्किट का बिहेवियर अगर आप देखें, मेरा आउटपुट 1 ही आ रहा है, मैं चाहे पुश बटन को जो मर्जी कर लूँ, मेरा आउटपुट 1 ही रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ चेंज होती है, चेंज क्या होती है चीज़, अगर आप इसके एंड गेट के इनपुट्स पे ध्यान दें, यानी आप कहाँ ध्यान दें, इस जगह ध्यान दीजिए, एंड गेट के इनपुट्स पे ध्यान दें। अगर आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वक्त अगर इस पे आप देखें तो ग्रे डॉट आ रहा है। ग्रे डॉट का मतलब है कि ना तो वो 1 है ना तो वो 0 है, क्योंकि ना वो रेड है ना ब्लू है। लेकिन अगर मैं किसी पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो वो पर्टिकुलर लाइन रेड हो जाती है। तो इसका मतलब स्विच तो सही काम कर रहा है, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रेस करूंगा तो 1 पास हो जाएगा, इस पे प्रेस करूंगा तो इस पे 1 पास हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा स्विच ऑन नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा सर्किट तो ऑफ होगा, जबकि मेरे सर्किट का रिजल्ट बता रहा है कि मेरा सर्किट इस वक्त ऑन स्टेट में है। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा कि TTL फिर कह रहा हूँ TTL जो हैं आपकी एंड और गेट की जो आप पढ़ेंगे, या TTL से बनी हुई जो भी आईसीज पढ़ेंगे, उसमें एक कहना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉलो होता है। और वो स्टैंडर्ड ये है कि अगर आप किसी पिन को ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी ये पिन ओपन है क्योंकि देखेंगे सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो ये वाली लाइन बता रही है कि ये वाली पिन ओपन है। ओपन का मतलब है ना सोर्स से कनेक्टेड है ना ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो वो पिन ओपन है। और अगर कोई पिन आप ओपन छोड़ देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पे क्या आ रहा होता है, लॉजिक 1 एज्यूम किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट उस पे क्या एज्यूम किया जाता है, लॉजिक 1 एज्यूम किया जाता है। यानी अगर आपको किसी पिन पे 1 सप्लाई करना है तो आप उस पे कुछ भी कनेक्ट ना करें, 1 उस पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब सर्किट इस तरीके से इंटरनली डिज़ाइन किया जाता है कि हार्डवेयर लेवल की डिटेल बता रहा हूँ कि उसके अंदर 1 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। ठीक है? तो इस वजह से क्या हो रहा है, एंड गेट की दोनों पिन्स ओपन है, तो ओपन होने के से इंटरनली उसने एज्यूम किया कि 1, और 1 1 के केस में एंड गेट का आउटपुट होता है रिजल्ट 1, तो ये 1 ही शो कर रहा है। देखिए आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है, आउटपुट क्लियरली 1 है, आउटपुट ग्रे नहीं है, आउटपुट क्लियर बता रहा है 1। लेकिन इनपुट
पिन के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ मैं इनपुट पिन को ओपन छोड़ना, आउटपुट पिन नहीं। इनपुट पिन को अगर आप ओपन छोड़ देते हैं TTL आईसीज में, ट्रांजिस्टर बेस्ड आईसीज में, तो वो क्या करता है, इंटरनली उसे 1 कर देता है। बात समझ में आई? तो इस वजह से पुश बटन वैसे काम नहीं कर रहा जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो पुश बटन को फिर हम कैसे यूज करते हैं, अब उस पर आ जाते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि मुझे पुश बटन को यूज करना है तो इसको करना पड़ता है पुल अप या पुल डाउन। ठीक है, पुश बटन को करना पड़ता है पुल अप या पुल डाउन, तो पहले मुझे वो करना पड़ेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ सिमुलेशन को स्टॉप। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी अपने सर्किट को सोर्स सप्लाई करी हुई है, जब प्रेस होगा, तो जब सप्लाई ना हो तो मुझे सर्किट पर आना चाहिए 0। तो मुझे इसको पुल अप नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए पुल डाउन। यानी मुझे इसको रजिस्टर एक कनेक्ट करना होता है पुल अप पुल डाउन में, और मुझे देखना होता है रजिस्टर के अदर एंड पे मैं क्या लगाऊं। ग्राउंड लगाऊंगा तो पुल डाउन हो जाएगा, VCC लगाऊंगा तो पुल अप हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट इस वक्त क्या है कि मुझे एक रजिस्टर चाहिए कम रेजिस्टेंस का। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा मुझे उसका इम्पैक्ट जब मैं बटन प्रेस करूं तो ओवरराइड चाहिए। तो मैं फिर से कंपोनेंट्स में जाता हूं और यहाँ से रजिस्टर पिक करके लाता हूँ। यहाँ पे ये डायरेक्ट रजिस्टर्स आए हुए। ठीक है, सर्च में क्यों नहीं दे रहा ये रजिस्टर्स मुझे। चल, ऑल कंपोनेंट्स में से एक जनरल से रजिस्टर दे दिया, मैं इसे पिक करके लिया और इस रजिस्टर को मैं यहाँ लाता हूँ और यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब थोड़ा हॉरिजॉन्टल अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने इसको वही सेलेक्ट किया और रोटेट कर दिया। और मुझे 2 रजिस्टर चाहिए तो मैंने इसी रजिस्टर को, अच्छा एक और चीज़ है, 10 किलो ओम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, 10 किलो ओम मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसको 100 ओम कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में से जाके इसको मैंने कर लिया सिंपल 100 ओम। ठीक है, और इसकी कॉपी बनानी थी तो कंट्रोल-C और कंट्रोल-V कर लेता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन टूल पिक किया यहाँ से मैंने, सेलेक्ट किया, कंट्रोल-C देन कंट्रोल-V। पता नहीं इसमें कंट्रोल-C कंट्रोल-V वैसे काम नहीं करता, तो इसको मैं मैनुअली कर लेता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। राइट क्लिक, ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, राइट क्लिक कहीं पे भी, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। ठीक है, ये तरीके से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और इस रजिस्टर को मैंने इधर प्लेस कर दिया। दोनों रजिस्टर्स आ गए। अब मुझे इन रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है इन लाइन से। R1 को मैंने पहली वाली लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डॉट वहां पर आया हुआ है। R2 को मैंने R2 को मैंने दूसरी लाइन से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, R1 पहली लाइन से कनेक्टेड है, मैंने न्यूमेरिक सीक्वेंस फॉलो किए वही, R1 पहली लाइन, R2 दूसरी लाइन। और अब इन दोनों को मुझे करना है ग्राउंड, तो मैंने यहाँ से ग्राउंड कर दिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो ग्राउंड यहाँ से नहीं करना चाह रहा, मैं एक ही कॉमन ग्राउंड होता है नॉर्मली सर्किट में, ये डजेंट मैटर। ये सिमुलेशन में 2 अलग अलग ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल सर्किट में आपके पास ग्राउंड जो होते हैं एक ही होता है। तो मैं चाहूँ तो इस ग्राउंड को यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, या LED के ग्राउंड को डिलीट कर दूँ, या किसी भी ग्राउंड को डिलीट कर सकता हूँ। फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, या अगर आपको समझना है तो ये देखिए, मैंने ये ग्राउंड डिलीट कर दिया और LED को भी ला के मैंने इसी लाइन से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि LED को भी ग्राउंड करना था, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ग्राउंड कहाँ से सप्लाई करूँ। ठीक है, तो अभी मैंने सर्किट को कर दिया है पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ यहाँ पे ग्राउंड जा रहा है। ग्राउंड जा रहा है तो इसका मतलब है इस लाइन पे जब मैं सिमुलेशन ऑन करूँ तो क्या आना चाहिए, इस पे 0 आना चाहिए ही चाहिए। तो ये करके देख लेता हूँ। ये मैंने सिमुलेशन को प्ले किया और अब आप देखें कि मेरे पास सर्किट की लाइन पे क्या आ रहे हैं, दोनों पे 0 आ रहा है। समझ रहे, दोनों पे आपको हाईलाइट करके जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि इन दोनों लाइन पे 0 आ रहा है और इसी वजह से मेरा आउटपुट 0 है, एंड गेट का बिहेवियर, और इसी वजह से मेरी LED ऑफ है।
लेकिन अगर मैं इनमें से कोई पुश बटन प्रेस करता हूँ, से मैंने ऊपर वाला प्रेस किया तो आप देखें डॉट ओवरराइड होके वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, यानी उधर क्या आ जाता है, हाई हो जाता है। तो हो क्या रहा है कि जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे एक फैसला होता है। फैसला क्या होता है कि आगे, यहाँ से आगे कौन सा वोल्टेज जाएगा, 0 जाएगा या 1 जाएगा। जी जी मैं आ रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक फैसला क्या होता है कि यहाँ से तो आ रहा है, अगर मैं प्रेस करता हूँ सिंपल 1, ठीक है, 1 डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो 0 आ रहा है ना, वो रजिस्टर के थ्रू होकर आ रहा है, ठीक है। रजिस्टर से जब कोई चीज़ गुजरती है तो उसमें क्या आता है, वोल्टेज का ड्रॉप आ जाता है। और करंट पे कोई फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस से? I इक्वल्स टू वी ओवर आर, फॉर्मूला आपका सिंपल सा है ना, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू क्या होता है, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, आपके सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि वोल्टेज होता है प्रोडक्ट ऑफ I करंट एंड R रेजिस्टेंस। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो I हमेशा क्या होता है, वोल्टेज हो जाता है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो इसकी वजह से मेरा करंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो जीरो लॉजिक आ रही है उसका करंट कम है, यानी उसका इम्पैक्ट कम है, एज कम्पेयर टू 1 जो डायरेक्टली आ रहा है उसका करंट ज़्यादा है। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे फैसला हो रहा होता है, 0 और 1 कहता है कि 1 कहता है मैं भारी हूँ, 0 कहता है मैं भारी हूँ, लेकिन जब लॉजिकल ग्राउंड से बात होती है तो पता लगता है कि 0 का इंटेंसिटी या इम्पैक्ट कम है, तो 1 उसे ओवरराइड कर देता है और आगे क्या चला जाता है, इस वजह से वाइड एंड लॉजिक समझ लें हो जाती है, या वाइड और कहलाएगी। तो आगे क्या चला जाता है, इस केस में मेरे पास कौन विन कर जाता है, जो डायरेक्टली आ रहा होता है। तो डायरेक्टली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या पहुँचता है, 1। तो देखो जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 1 ही आ रहा है। ये प्रेस किया, देखो 1 आगे निकल गया। तो ये होता है पुल डाउन, ठीक है। इसको पुल अप भी कर सकते थे, यानी कुछ सिचुएशन में मुझे पुल अप करना हो सकता है, इसी सर्किट को मैंने रिवर्स तरीके से भी बना सकता हूँ। रिवर्स क्या होगा कि मैं इनको वीसीसी कर दूँ, ठीक है, और पीछे जो है डायरेक्टली ग्राउंड सप्लाई कर दूँ। तो उस केस में आप देखेंगे कि मेरे सर्किट पे ऑलवेज 1 1 आ रहा होगा, जब मैं प्रेस करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एनोटेशन को। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी कि रजिस्टर क्यों लगा। अगर मैं रजिस्टर ना लगाता तो दोनों में टाई हो जाती और फिर फैसला नहीं हो पाता, आगे ग्रे ही रहता कि क्या जाएगा, या अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता। तो ये फिजिकली जब हार्डवेयर पे आप यूज़ करें, पुल अप या पुश बटन यूज़ करें और उससे आपने इस तरीके से काम लेना हो कि कभी 1 आए या कभी 0, तो ऑलवेज यूज़ पुल अप या पुल डाउन डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन कि आपको क्या करना है। तो पुल अप भी कर सकते हैं आप, पुल डाउन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सर्किट की रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे सर्किट में फ़िलहाल मैंने वीसीसी डायरेक्ट कर दिया था तो मुझे पुल डाउन करना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड कर देता से तो फिर मेरा सर्किट चेंज हो जाता। क्या चेंज हो जाता, मैं आपको चेंज करके भी बता देता हूँ। से मैं कंट्रोल जी करता हूँ पहले, तो इसका ग्राउंड वापस ले आते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं कि इसको भी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से ये लाइन में कर देता हूँ। लाइन का पीस देखिए मैंने सेलेक्ट किया, रेड हो गया, और इसी पीस पे रहते हुए राइट क्लिक, डिलीट वायर, तो सिर्फ यहाँ से वायर को डिलीट कर दिया। और इस ग्राउंड वीसीसी को मैं ले आता हूँ, फर्स्ट कर लें इधर, और इस ग्राउंड को ले जाता हूँ इधर। तो ये लॉजिक जो मैं अभी चेंज कर रहा हूँ ये बन जाएगी मेरी पुल डाउन, पुल अप लॉजिक, क्योंकि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड को मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन वीसीसी को मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे नीचे लगाना, तो मैं इसको ऊपर भी लगा सकता हूँ, नीचे भी लगा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़िलहाल टाइम नहीं बचाते, हम इसको नीचे ही लगा देते हैं। बस बात ये आप समझ जाएँगे कि दोनों सोर्स से कनेक्टेड हैं। अब जो मैंने लॉजिक कर दी है कह रहा है कि पुल अप, क्योंकि रजिस्टर पुल अप हो रहे हैं। अब मैं अगर अपने सर्किट को रन करता हूँ तो क्या होगा बिहेवियर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट देखें यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं। अगर मैं किसी भी पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो 0 हो जाता है, और एंड गेट में एक भी 0 हो जाए तो रिजल्ट विल बिकम 0। इसको 0 कर दूँ या इसको 0 कर दूँ, मेरा रिजल्ट ऑफ हो जाता है। समझ रहे हैं बात? तो इस केस में अब ग्रे वाले नहीं आ रहे, ये पुल अप लॉजिक से भी किया जा सकता है, पुल डाउन से। तो पुश बटन आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी
प्रेफरेंस है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम रखते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं रखते, बहुत ज़्यादा रख दी तो सारा का सारा करंट ड्रॉप हो जाएगा और आगे उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या इस सिनेरियो के लिए जो मैं करने वाला था पुश बटन बेहतर है या स्विच? अब इसका जवाब आप लोग खुद देंगे मुझे कि पुश बटन ज़्यादा बेहतर रहेगा इस सिनेरियो के लिए या स्विच, और रीज़न भी दीजिएगा कि क्यों। तो जी एनीवन, पुश बटन बेहतर है या स्विच की अप्रोच? और जो भी आपकी रीज़न ऑफ प्रेफरेंस होगी वो ज़रूर बताइए। ठीक है, एक जवाब आया है ये कि स्विच बेहतर है क्योंकि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगानी पड़ रही। ठीक है, एक आसानी के लिए भी कह सकते हैं आप स्विचेस यूज़ करें, लेकिन एक और भी रीज़न है स्विच को प्रेफर करने का। ठीक है, चलें, आपने अपनी कन्वीनियंस के व्यू पॉइंट से कह रहे हैं कि सर रजिस्टर एक्सटर्नल नहीं है, हैसल नहीं होगी, ये भी ठीक है, ईज़ी है स्विच। लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये सर्किट मेरा पुश बटन से हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस वक़्त दोनों पुश बटन प्रेस करने हैं, कैसे करूँगा? या तो आप देखें मैं इस पे माउस क्लिक कर सकता हूँ या तो मैं इस पे माउस क्लिक कर सकता हूँ। मैं दोनों फिज़िकली तो चलें दोनों हाथ से 2 पुश बटन दबा दिए, लेकिन इस पुश बटन 2 पे भी नहीं हो सकते, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो मैं उन पुश बटन को कैसे प्रेस करूँगा? समझ रहे हैं बात? मैं उन सारे के सारे पुश बटन को एक साथ प्रेस नहीं कर सकता। मैं 2 को कर लूँगा, हद से 4 को कर लूँगा करीब लग, लेकिन अगर मेरे इनपुट्स बढ़ते जाएँगे तो पुश बटन मैंने जैसा कि बताया था जब तक पुश रखेंगे तो स्टेट चेंज होगी, नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। जबकि स्विच क्या है? स्विच 10 हो, 20 हो, जितने भी हो आपने एक-एक करके सारी स्टेट चेंज कर दी, वो होल्ड करता है स्टेट। तो इसलिए इस सिनेरियो के लिए पुश बटन सूटेबल नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ काम आती है? स्विचेस काम आते हैं। ठीक है, बात समझ गए? इस पर्टिकुलर सिनेरियोज़ के लिए आप लोग स्विचेस यूज़ करेंगे, आप पुश बटन यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बता दिया, फिज़िकल लिमिटेशन, आप इतने सारे पुश बटन को एक साथ ऑन नहीं कर सकते। ठीक है? फिज़िकली भी नहीं कर सकते और कंप्यूटर में तो एक से ज़्यादा कर ही नहीं सकते क्योंकि माउस क्लिक ही एक जगह करेगा तो 2 कैसे ऑन करेंगे? ठीक है? तो लॉजिकली इट्स पुअर डिज़ाइन अप्रोच कि मैं पुश बटन यहाँ पे यूज़ करूँ। ठीक है? पुश बटन का सिलेक्शन नहीं करना। बात समझ में आ गई है सबको? एक्नॉलेज अगर ये बात समझ में आ गई है कि पुश बटन क्यों यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलें यहाँ पे थोड़ा-सा सिमुलेशन को रोकते हैं और मैनुअल की तरफ आते हैं और देखते हैं मैनुअल में क्या-क्या बताया गया है इस टूल से रिलेटेड। हम फिर एक-एक करके वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करें। तो मैनुअल में वही बातें बतानी है, फ़ैमिलियर करना है, काफ़ी फ़ैमिलियर मैंने आपको कर दिया टूल से, ये बता दिया। इस पे एक-एक करके सब चीज़ें वही बताई हुई हैं, कह रहे हैं कि ओवरव्यू विंडो है और यहाँ से आप एनिमेशन पैनल है, वही जो आपका सिमुलेशन ऑन या ऑफ करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्टर यहाँ से आपने देखा मैंने ऑब्जेक्ट जो-जो ऐड किए थे लैब यहाँ पे आके कंपोनेंट लाइब्रेरी में और फिर यहाँ से मैंने एक-एक करके उसमें से पिक कर ली। ये एडिटिंग विंडो है ब्लू लाइन वाली, ठीक है। ये स्टेटस बार है, स्टेटस बार तो स्टेटस बार ही होती है हर सॉफ्टवेयर में। और फर्दर क्या है, क्रिएटिंग न्यू फाइल आप मैंने डिफ़ॉल्ट कर लिया था, सेव नहीं करी, आप सेव करेंगे तो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ऐड डिवाइस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लाइब्रेरी मेन्यू से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पिकर मेन्यू से भी कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। पी बटन कीबोर्ड पे प्रेस करके भी हो सकता है या पी वाले आइकन को भी शो करके हो सकता है, शॉर्टकट्स बताए हुए हैं। तो इस तरीके से आपने देखा हमने कंपोनेंट्स ऐड कर लिए थे, ठीक है। कंपोनेंट को प्लेस करना मैंने आपको बता दिया, बस क्लिक करें और दोबारा से एडिट विंडो पे जाके क्लिक कर दें। ये देखें प्रीव्यू आता है, ये कहना चाह रहे हैं कि प्रीव्यू मोड है। टर्मिनल्स, अच्छा टर्मिनल्स यहाँ से भी प्लेस हो सकते हैं कि आप राइट क्लिक करके भी प्लेस कर दें। मैंने आपको तो ड्रॉप डाउन यहाँ से बताए थे ना टर्मिनल्स, यहाँ से, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप राइट क्लिक करके भी प्लेस टर्मिनल्स यहाँ से भी कर सकते हैं, ये रहा मौजूद। ठीक है, तो यहाँ से टर्मिनल भी प्लेस हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिवाइसेस भी पिक हो सकती हैं और
कंपोनेंट्स भी पिक हो सकते हैं जो मैंने अपने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यानी राइट क्लिक मेन्यू से भी ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं चीज़ें प्लेस कर सकता हूँ। तो दोनों जगह मौजूद हैं, यहाँ से भी पिक किया जा सकता है, या फिर ये जो लेफ्ट पे आपके पास टूल बॉक्स दिया हुआ है यहाँ से भी पिक किया जा सकता है। देन अब कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं इसको देख लेते हैं। कंपोनेंट्स मोड को हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, ठीक है। अब सब सर्किट मोड क्या है, इन सारे मोड्स को एक एक करके देख लेते हैं कि इनसे क्या होता है या इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो थोड़ा मैं जूम लेकिन इस पर कर नहीं पाऊंगा, जूम तो टूल्स पे होता है। तो अब मैं आ गया हूँ ये टूल बॉक्स पे। टूल बॉक्स में सिलेक्शन के बारे में बता दिया मैंने आपको, कंपोनेंट के बारे में। तीसरी चीज़ क्या है, जंक्शन डॉट मोड कुछ नहीं करता, बस ये बता देता है कि कहाँ पे जंक्शन आएगी आपकी। क्या करता है, कुछ नहीं करता है सच, बस ये प्लेसमेंट का बताता है कि मैं कहाँ पे अपना सेंटर चाह रहा हूँ। आई थिंक ये क्या है, लेबल्स के लिए है, वायर पे लेबल करना हो, टेक्स्ट स्क्रिप्ट के लिए कुछ लिखना हो, इसको भी। बस मोड क्या है, बस मोड में भी कुछ खास नहीं है। सब सर्किट मोड पे आ जाते हैं जिसके बारे में बात हो रही थी। तो सब सर्किट में भी वही है, इनपुट आउटपुट पावर ग्राउंड बस, ठीक है। टर्मिनल्स में भी वही चीज़ें, इनपुट आउटपुट पावर ग्राउंड बस। तो इसमें इसको अलग रखने की कोई वजह, डिफरेंट पोर्ट्स लाइक इनपुट आउटपुट बाई डायरेक्शनल पावर ग्राउंड बस इसमें मौजूद होती हैं, टर्मिनल में भी यही होती हैं। तो इन दोनों का मुझे फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों दोनों चीज़ें एक जैसी रखी हुई हैं। अच्छा, डिवाइस पिन मोड। डिवाइस पिन मोड में क्या होता है देख लेते हैं। डिवाइस पिन मोड में आपके पास क्या है, इन्वर्ट। अच्छा, ये क्या चीज़ है, इन्वर्ट मौजूद है, पॉजिटिव क्लॉक मौजूद है, नेगेटिव क्लॉक मौजूद है, और शॉर्ट क्या चीज़ है, शॉर्ट मेरे ख्याल से आप सर्किट को शॉर्ट कर सकते होंगे इसमें। इसमें इन्वर्ट मतलब शॉर्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन है, इन्वर्ट का मतलब है कि उस लाइन को इन्वर्ट करके शॉर्ट करेगा। और ये क्लॉक्स हैं, ठीक है। क्लॉक्स को जब आप आगे चल के सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे तो हम यूज़ करेंगे। क्लॉक क्या होती है आपको आइडिया, ये क्लॉक सोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी उसमें कंटिन्यूसली 1-0 के दरमियान चेंजेस आ रही होती हैं लेवल्स में, तो वो क्लॉक होती है। और पॉजिटिव क्लॉक का मतलब ये होता है कि एक्शन जो होगा ट्रिगर होगा राइजिंग एज पर, यानी जब क्लॉक 0 से 1 की तरफ जा रही हो। और नेगेटिव क्लॉक का मतलब होता है एक्शन तब जनरेट होगा जब आपकी क्लॉक हाई टू लो आ रही हो, यानी फॉल हो रही हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एजेस होते हैं क्लॉक में। मोर ऑन दैट ऑन सिक्वेंशियल सर्किट, जब सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे तो ज़्यादा बात होगी। ग्राफ मोड, इसमें से आप कहना चाहिए कि मौजूद हैं आपके पास, डिजिटल के लिए मौजूद हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर, नॉइज डिस्टॉर्शन, फोरियर, ऑडियो, और बहुत सारी चीज़ें। डिजिटल में देख लेते हैं से क्या है, मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। डिजिटल एनालाइज़र क्या होता है कि अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ, मेरे सर्किट में बाद औक़ात होता है कि बहुत सारे आउटपुट्स हैं, ठीक है। यानी अब मैं सारे आउटपुट्स को एज अ वेव फॉर्म ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। वेव फॉर्म क्यों होगा, क्योंकि मेरा आउटपुट कंटिन्यूसली चेंज होगा बिटवीन 0 एंड 1, और बहुत सारा आउटपुट है तो बहुत सारे 0 1s के दरमियान चेंज होंगे। तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ एनालाइज करने के लिए। डिजिटल एनालाइज़र आपके आउटपुट की वेव फॉर्म जनरेट, एक तरीके से वेव फॉर्म फाइल उसमें आपको जनरेट करके दे देता है। इसमें मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, अभी मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं है कि कैसे यूज़ होगा, लेकिन पर्पस इसका ये होता है, अगर आपने इसमें यूज़ किया इस कोर्स में तो आप डिजिटल एनालाइज़र ही करेंगे, लेकिन वो भी हार्डली, क्योंकि हमारे सर्किट इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। लेकिन फॉर फ्यूचर अगर आपको कोई बड़े-बड़े सर्किट टेस्ट करने हैं जिसमें डिजिटल आउटपुट मोर देन 1 आते हैं और उसकी सिमुलेशन करनी है, तो आप इसमें उसके आउटपुट्स को देख सकते हैं। इट्स लाइक कि आप मल्टीपल आउटपुट को से ऑसिलोस्कोप तो जो आपका एनालॉग के लिए होता है, तो ये डिजिटल के लिए डिजिटल एनालाइज़र होता है, ठीक है। और भी इसमें फोरियर, ऑडियो और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, मैंने एक्सप्लोर नहीं की हैं। आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती जाए इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। एक्टिव पॉपअप में क्या है, सेम ही लग रहा है ये तो मुझे। एक्टिव पॉपअप का इसमें मेंशन भी नहीं किया हुआ, सेम है तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जनरेटर मोड, ठीक है। जनरेटर मोड में आगे जाएँ तो इसमें देखें डीसी का ऑप्शन है, साइन वेव भी जनरेट करा सकते हैं, पल्स भी जनरेट हो सकती है, एक्सपोनेंशियल,
SFFM और बहुत सारी चीज़ें इसमें जनरेट हो जाती हैं। और इसमें भी देखें तो अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिजिटल पल्स, डिजिटल क्लॉक भी आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से डीसी सोर्स यहाँ पे प्लेस करता हूँ, देखिए सोर्स एक आ गई, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और इसकी एडिट प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। तो जो क्वेश्चन आया था मास का, आई थिंक कि वोल्टेजेस मैं कहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे मैं इसके वोल्टेजेस चेंज कर सकता हूँ। वीसीसी ग्राउंड में तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ से मैं वोल्टेज रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ डीसी की, ठीक है। डीसी की भी कर सकता हूँ। साइन वेव पे आ जाता हूँ, तो साइन वेव क्योंकि अप एंड डाउन होती है, तो इसमें इसे बताया एम्पलीट्यूड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, फेज शिफ्ट्स क्या होंगे, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ तक रही थी बात वो वोल्टेज की कि कितना वोल्टेज आ रहा है, तो आप अगर आपको एग्जैक्ट वोल्टेज यूज़ करना है तो आप सोर्स में से सिंपल पावर यूज़ करने के बजाय यहाँ से डीसी जनरेटर यूज़ कर लेंगे और अपनी मन मर्जी का वोल्टेज सप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया उस सवाल का जवाब जो पेंडिंग था कि हम वोल्टेज कहाँ से करें। एक और चीज़ है प्रोब। प्रोब क्या होता है कि आपके पास एक फिजिकल सर्किट भी होता है और वो आपको ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर वायर पे पॉइंट पे आपका क्या वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। डिजिटल लॉजिक प्रोब एग्जिस्ट करती है फिजिकली भी, तो ये प्रोबिंग करके आपको बता सकता है कि यहाँ पे क्या आ रहा है। से अगर मैं वोल्टेज प्रोब करके देखता हूँ तो प्लेस होती है। अच्छा पहले तो मैं पुरानी चीज़ को डिलीट कर लेता हूँ, ये जो सोर्स मैंने इसमें एंटर की है, से मैं प्रोब यूज़ करके इसमें देखना चाहता हूँ और प्रोब को मैं कनेक्ट कर देता हूँ किसी इनपुट लाइन से। अब ये कैसे काम करेगा इसमें आई डोंट नो, क्योंकि प्रोब कुछ आउटपुट जैसी चीज़ दिखा नहीं रही, लेकिन मैं सिमुलेशन ऑन करके देख लेता हूँ कि क्या होता है। अच्छा हाँ देखें, अगर ध्यान दें तो ये प्रोब मुझे इस वक्त बता रहा है कि इधर क्या वोल्टेज आ रहा है। प्रोब मुझे ये बता रहा है कि इधर एग्जैक्टली क्या वोल्टेज की रेंज आ रही है। आप लोग इधर ध्यान दे के देख सकते हैं। इस जगह पे मैं जूम भी कर देता हूँ। चलिए नहीं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब इसको मैं अरेंज ही करता रह जाऊँगा तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें कुछ वोल्टेज हमारा ड्रॉप होकर आ रहा है क्योंकि हमने इसको पुल अप किया हुआ था, ठीक है। पुल अप की वजह से क्या हुआ, रेजिस्टर की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया। और जब मैं यहाँ से पुश बटन प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, कौन सा पुश बटन प्रेस कर देता हूँ जिस पे से क्या होगा कि इस पे 0 आ जाए। तो अब देखते हैं अगर मैं पुश बटन प्रेस करता हूँ तो इस वोल्टेज पे क्या फ़र्क आता है, ठीक है। अब ज़रा आप लोग नज़रें जमा के रखिएगा इधर और ये देखें कि मैंने ये प्रेस किया, ठीक है, तो वोल्टेज मेरा एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो ये लॉजिक प्रोब आपको ये बता रही है कि इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि मैंने वोल्टेज की प्रोब यहाँ से पिक की थी, ठीक है। तो प्रोब से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रोबिंग हो गई। प्रोबिंग के अलावा और हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। सर्किट की सिमुलेशन ऑफ कर देता हूँ। सिमुलेशन ऑफ करने पे मेरी स्क्रीन क्यों स्विच होती है। और उसके नीचे आपके पास क्या है, प्रोबिंग के अलावा जनरेटर्स हैं, नाम नहीं इसका शो हुआ, इंस्ट्रूमेंट मोड, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मोड में अगर देखा जाए तो इसमें देखें वही चीज़ें मौजूद हैं। ऑसिलोस्कोप आप यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक एनालाइज़र वही जो मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल एनालाइज़र जो है, इसमें आप जितने मर्ज़ी डिजिटल इनपुट सप्लाई कर दें, आपकी पल्स ड्रॉ करके बता देता है कि क्या आ रही है। काउंटर टाइमर है, वर्चुअल टर्मिनल, एसपीआई, I2C जनरेट करना, ये सारे एनालॉग की आपकी अलग अलग टाइप की स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। I2C है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस है, जो हम हार्डली इस कोर्स में यूज़ करेंगे, लेकिन वही कह रहा हूँ
एक टूल सीख रहे हैं तो आप अपने बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं आपको ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ रही है, फिजिकली नहीं एक्सेसिबल है, आप आके इसमें सिमुलेशन में एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टूल मेरे ख्याल से इतने थे। बाकी डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स टूल्स हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए अपने डिज़ाइन को, कि आर्टिस्टिक वे में थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट डालना हो तो टेक्स्ट डाल सकते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करना है कि बताना हो कि रीजन पार्ट 1 है, या ये बताना हो कि भाई ये एनालॉग टू डिजिटल का मॉड्यूल है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल है, ये सप्लाई मॉड्यूल है, तो इससे आप शेप बना के थोड़ा सा उसे खूबसूरत वे में दिखा सकते हैं। तो ये समझ लें जस्ट फॉर मेकअप बॉक्स है आपका, और कुछ नहीं है। बाकी टूल्स वगैरह जितने थे वो इसमें मैंने आपको सब बता दिए। तो टूल्स में और कुछ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट मोड्स हैं, डिजिटल सर्किट यूजिंग, ये हमने एक एग्जांपल कर ली। ठीक है, वही बता रहे हैं, एंड गेट की एग्जांपल ही बता रहे हैं आई थिंक। ठीक है, ग्राउंड पावर हमने यहाँ से ही यूज़ की थी, ये भी हम कर चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़, एक चीज़ ये कि मैंने ये जो आपको सर्किट बताया, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जैसे आप फिजिकली एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ हैसल। मुझे स्विच भी डालना, स्विच को कनेक्ट करना, मुझे हैसल लग रहा है। मैं तो सिमुलेट करने आया था, मैं हार्डवेयर का एग्जैक्ट सर्किट क्यों बना रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो इस चीज़ से भी जान छुड़ा सकता हूँ, और वो जान कैसे छुड़ाई जा सकती है कि मैं लॉजिक प्रोब और लॉजिक स्टेट यूज़ करूँ। ठीक है, लॉजिक प्रोब एंड लॉजिक स्टेट, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं ये पुल अप जैसी कोई भी चीज़ें यूज़ ना करूँ, यानी मैं ये सारा सर्किट अपना ये जो है यहाँ से डिलीट करना चाह रहा हूँ, और आउटपुट से भी ये सारा का सारा डिलीट करना चाह रहा हूँ। सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्रोब को भी हटा देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल एंड गेट की फंक्शनैलिटी टेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ, मैं कंपोनेंट में जाके वही पी पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लॉजिक, लॉजिक स्टेट। तो ये देखें, लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रूफ दो चीज़ें आ रही हैं। एक मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ लॉजिक स्टेट, ठीक है, और एक चीज़ पिक कर लेता हूँ लॉजिक प्रूफ। तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। लॉजिक प्रूफ दो हैं, लॉजिक प्रूफ और लॉजिक प्रूफ बिग। मैं बिग वाली पिक कर लेता हूँ, थोड़ी सी बिग थोड़ा सी बड़ी दिखाई देगी, और वो जो अब मैं यहाँ से पिक करता हूँ लॉजिक प्रूफ और लाके इसको प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर सिंपल, और इसको कनेक्ट कर देता हूँ अपने आउटपुट से, और यहाँ से पिक करता हूँ लॉजिक स्टेट और इसको पिक कर देता हूँ लाके इसके सामने, और डुप्लीकेट कर लूँ या दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ। आप समझ गए होंगे, बात आपको समझ में आ गई होगी इसमें जीरोस देखते ही कि क्या चीज़ है। तो ये एक तरीके का स्विच का ही, इंटरनली इसको स्विच कह सकते हैं, इसके अंदर स्विच लगा हुआ है, लेकिन आप इसको यूज़ करके रिजल्ट को डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपको आउटपुट और इनपुट थोड़े डिजिटल टाइप दिखाई दे रहे हैं। 0 0 पे 0, 0 1, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो टॉगल हो जाता है। 0 1 पे भी आपका 0 आ रहा है, और 1 0 करता हूँ तब भी 0 आ रहा है, और बोथ 1 कर देता हूँ तो 1 हो जाता है। तो ये बिल्कुल वही बिहेवियर है, लेकिन ये आपको थोड़ा डिजिटल वे में शो हो रहा है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी सिमुलेशंस में, लेकिन जो इससे पहले मैंने बताया वो बेकार नहीं है। वो कॉन्सेप्ट टोटली हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट हैं। जब हार्डवेयर पे आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ये लॉजिक प्रोब और लॉजिक स्टेट नहीं मिलेंगे। फिर आपको इनपुट के लिए स्विचेस और आउटपुट के लिए एलईडीज ही यूज़ करनी पड़ेंगी। तो कीप इन माइंड, सिमुलेशन के लिए दैट इज़ ओके कि आप लॉजिक प्रोब और लॉजिक स्टेट यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है तो हम यूज़ करेंगे, डिस्पोजेबल हेल्पर है तो हम इसे यूज़ करेंगे। लेकिन हार्डवेयर में लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब नहीं होते। हार्डवेयर फिर कह रहा हूँ, इनपुट के लिए स्विचेस एंड आउटपुट के लिए एलईडीज ही यूज़ होंगे। तो सिमुलेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आसान है, फास्ट होगा आपका काम, सिमुलेशन हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल हार्डवेयर पे जो पीछे मैंने दो तरीके बताए, पुश बटन वाला उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा, या फिर बेहतर तरीका क्या है कि इनपुट के लिए स्विचेस यूज़ किए जाए, आउटपुट हमेशा हमारा 1 या 0 देखना है तो एलईडीज पे ही देखा जाएगा। तो लैब में जो ट्रेनर्स मौजूद हैं उसमें भी ऐसे ही है कि स्विचेस मौजूद हैं फॉर इनपुट्स, और आउटपुट के लिए बहुत सारी एलईडीज मौजूद हैं ट्रेनर पर, आप एलईडीज को यूज़ करेंगे।
ठीक है, तो बात होपफुली समझ में आ गई होगी ये लॉजिक प्रोब और लॉजिक स्टेट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखा दी एक और चीज़ कि आप सिमुलेशन में लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब यूज़ कर सकते हैं। रन बटन, स्टॉप बटन की बात भी मैंने बता दी है। आपको ये भी बता दिया कि आप इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने आज सिंपल एंड गेट किया क्योंकि हमारा पर्पज़ आज एक टूल सीखना था, ना कि आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट बना के दिखाना। वेव फॉर्म डिस्प्ले करानी हो, देखें ये बता रहे हैं डिजिटल लॉजिक एनालाइजर में आप वेव फॉर्म की तरह अपना आउटपुट ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से बने हुए भी दिखाता हूँ कैसे आएंगे। ये यहाँ पे इसने कनेक्ट कर दिया है, एक नीचे वेव फॉर्म्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपका आउटपुट शो हो सकता है। ये बहुत सारे आउटपुट कनेक्टेड हैं, ठीक है, और उनके हाई लो के स्टेटस आ रहे हैं, कोई ज़्यादा देर हाई है, कोई ज़्यादा देर लो है, तो इस तरीके से काम है। इस सर्किट में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे चल के आप एक और एडवांस कोर्स होता है जिसका प्री रैक डीएलएफ होता है, यानी कि फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे ऑप्शन इलेक्टिव आई थिंक, लेकिन उसमें अगर आप आउटपुट चेक करेंगे ना तो आपको ये इसी तरह के आउटपुट दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें आपके आउटपुट एक से ज़्यादा हो जाते हैं और आप पल्स की सूरत में उसे देखना चाहते हैं। आउटपुट एक से ज़्यादा इस तरीके से हो जाते हैं, हो सकता है आप इंटरमीडिएट लेवल्स के आउटपुट भी चेक करना चाहते हो। ठीक है, इस कोर्स में वेव फॉर्म्स हमारी अभी नहीं आएंगी और थ्योरी में भी नहीं आएंगी, आएंगी तो बिल्कुल एंड में जाके जब आप सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ रहे होंगे, उसमें काउंटर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, तब जाके हम वेव फॉर्म से डील करेंगे। तो तब अगर याद रखें या अगर सिमुलेट करना चाहें तो याद दिलाइएगा, फिर हम डिजिटल एनालाइजर को ट्राई करेंगे, उसको शॉर्ट देंगे, देखेंगे कि कैसे वेव फॉर्म इसमें रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक बात बता दी गई कि डिजिटल आउटपुट्स के लिए ये भी तरीका है, लेकिन फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसमें नहीं जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लैब। टूल्स में इतना ही मैं बता सकता था, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसे एक्सप्लोर करेंगे होता जाएगा। और टूल के लिए फिर कह रहा हूँ कि LMS पे अपलोडेड है, लेकिन कोशिश करें इसको जल्दी ही अपलोड कर लें। एक हफ्ते बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, यानी नेक्स्ट फ्राइडे तक है और उसके बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो इसको डाउनलोड कर लें, या खुद से अगर आप कहीं से डाउनलोड करना चाहें तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मिल जाए तो आप, कोई मसला नहीं, आप कहीं और सोर्स से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास लिंक प्रोवाइडेड है वो एक हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर ऑलरेडी यूज़ करें जैसे कि मैंने कहा, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होगा तो उनके लिए तो लिंक अगर मेरे मुझसे ही चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, एक हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाएगा, वरना आप गूगल से तो कर ही सकते हैं। अब तो आपको अंदाज़ा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको गूगल के थ्रू सर्च करके मिल सकता है। अच्छा, तो टास्क क्या है इस लैब का? बड़ा सिंपल सा टास्क है, एक्सप्लोर द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल द लॉजिक गेट्स फॉर द फॉलोइंग इनपुट कॉम्बिनेशन ऑन प्रोटीज यूजिंग लॉजिक स्टेट एंड लॉजिक प्रोब। ठीक है, और आसान कर दिया, आपको स्विचेस यूज नहीं करने, लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब करनी है। मेक दिस टेबल फॉर एवरी लॉजिक गेट इन द अंडर द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसमें करना क्या है, कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन के नीचे बनाना है, यानी आपको सबमिट जो कराएंगे इधर करना है और हर मरतबा टेबल बनाना है। यानी अब इन्होंने बोला ऑल लॉजिक गेट, ऑल लॉजिक गेट में क्या आ जाता है, एंड गेट के लिए भी करना है, और गेट के लिए भी करना है, नॉर गेट के लिए भी करना है, नॉट गेट के लिए, नॉर के लिए, जोर के लिए, जो भी गेट आपने डिजिटल लॉजिक की थ्योरी में पढ़े हैं। ठीक है, आई थिंक एक नॉट गेट होता है और बाकी इसके अलावा 5 गेट वो हैं और एक जोर गेट है। ठीक है, एंड और, नैंड नॉर, जोर, एक्स नॉर, ये 6 गेट बनते हैं। और एक और कौन सा होता है हमारे पास, हाँ यही है, जोर है तो एक्स नॉर हो जाता है। तो इन 6 गेट्स के लिए आपको बनाना है, क्योंकि ये 6 गेट्स में 2 इनपुट्स होते हैं और एक ही आउटपुट होता है। जीबीज में नहीं, एमबीज में ही है, साइज का कम ही है। जीबी में नहीं है, एमबीज में ही कुछ साइज है इसका, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लाइट वेट है, इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो समझ गए आपको टास्क में क्या सबमिट कराना है। प्रोटियस में हर गेट को सिमुलेट करके चेक करना है। 6 गेट्स मैंने नाम बता दिए, एंड और, नैंड नॉर, जोर एंड एक्स नॉर, यही आपको थ्योरी में भी बताए जाएंगे और यही मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिए। हाँ बिल्कुल, ट्रुथ टेबल बनाना है और उसको आपने सिमुलेट करके वेरीफाई करना है और फिर फिल करना है। ये नहीं कि थ्योरी लेक्चर से देख के फिल करके लिख दिया, आपके पास सिमुलेशन बनी होनी चाहिए उन 6 के 6 गेट की इसी ब्लू एरिया में। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना, ब्लू एरिया के अंदर ही बनाइएगा। जैसे ये सिंपल एंड गेट बना हुआ है, इसी के नीचे और गेट बना दें, इसी के नीचे नैंड गेट बना दें, सारे गेट्स इस तरीके से 6 गेट्स के लिए करना है। ठीक है, और फिर उनके ट्रुथ टेबल यहाँ पर फिल करना है। यानी आप तो इस पे नहीं अभी कर सकेंगे, लेकिन आप जो सबमिट कराएंगे मुझे, सिंपल एक पेज होगा
उसमें 6 के 6 गेट्स के सिमुलेशन एक साथ दिखनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, एक ही पूरी सिमुलेशन का स्नैपशॉट डाल दीजिएगा जिसके अंदर 6 के 6 गेट्स लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब से कनेक्टेड हो, और नीचे हर हेडिंग डाल के एंड गेट का भाई ये बिहेवियर आया, मैंने ऑब्जर्व किया, और गेट का ये बिहेवियर आया, जोर गेट का ये बिहेवियर है, तो सारों के बिहेवियर एक एक करके नीचे ट्रुथ टेबल में फिल कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, एक पेज का टास्क है, एक ही पेज पे हो जाएगा, एक से ज्यादा पे लेके मत जाइएगा। ट्रुथ टेबल बिल्कुल डेफिनेटली बनाना है। आप बताएंगे कैसे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, आउटपुट ट्रुथ टेबल में लिखेंगे तो ही मैं चेक कर सकूंगा ना, क्योंकि सिमुलेशन तो चल नहीं होगी मेरे पास, तो एक सिर्फ स्नैपशॉट होगा, स्नैपशॉट में ये पता होगा कनेक्शन हुए में, लेकिन ये सही काम कर रहा है नहीं, ये कैसे पता लगेगा कि आपने ऑब्जर्वेशंस क्या लिखी ट्रुथ टेबल में। और रेकमेंड मैं ये करूंगा कि आसान सा है, इसको करके देख के ही ट्रुथ टेबल फिल कीजिएगा। अंडरस्टूड सी बात है, यही आएगा रिजल्ट, लेकिन करके देख लीजिएगा, उससे आपको टूल्स पे थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना आ जाएगा। एक्सप्लोर द फंक्शनलिटी ऑफ ऑल लॉजिक गेट्स ऑफ द, नहीं और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उनकी वही डेफिनेशंस, कि आपने वर्ड्स में बताना चाहें क्या ऑब्जर्व किया ट्रुथ टेबल से, वो बता दें, वही जो आपने पढ़ा था, ऑल ट्रू पे ट्रू या ऑल फॉल्स पे फॉल्स, इस तरह की जो बातें हैं ना वो लिख दीजिएगा ऑब्जर्वेशन में, तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये होता है ना, आउटपुट देखने के बाद आप कुछ कंक्लूड कर पाए हैं उससे या नहीं, तो आप एंड गेट के टेबल को देख के कंक्लूड करेंगे कि एंड गेट विल result in true only when all of its input are true। ठीक है, वही डेफिनेशन जो आपको थ्योरी में बताई गई। ठीक है, तो मेरी तरफ से लैब में इतना ही था, अगर आप लोगों को मजीद कोई क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम फिर लैब को कंक्लूड करते हैं। लैब हमारी यहाँ पे एंड हो गई जी, लैब हमारी यहाँ पे एंड हो गई। नहीं, एक साथ ही कर देना, एक ही उस पर बनाना। मैंने जैसे कि बताया ना कि मैं इसी सर्किट को से अगर मैं आपको करके दिखाना चाहूँ, सिलेक्शन टूल, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और मैंने इसको ऐसे किया पेस्ट फ्रॉम, ये पूरा का पूरा सर्किट मैंने एज इट इज़ यहाँ बनाया। बस यहाँ पे क्या चेंज करना है मुझे, मैंने इस गेट को सेलेक्ट किया, और इस गेट को चेंज का ऑप्शन होता है आई थिंक, डिवाइस चेंज हो जाती है, मैं बता देता हूँ क्या चेंज करूँगा। मैं यहाँ से पी में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 7432 और इसको पिक करता हूँ, प्लेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, रिप्लेस का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। चलिए खैर, मैं यहाँ से ऑर्किड पिक करता हूँ और यहाँ पे ऑर्किड को प्लेस कर देता हूँ, और इधर से एंड गेट को कर देता हूँ डिलीट, और ये कनेक्शन कर देता हूँ इस पे। कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, मैं साइड पे देख लूँ सर। यूनिवर्सिटी के बारे में बेटा अपडेट्स अभी तक मेरे पास वही हैं कि उम्मीद करते हैं कि 1 फरवरी से ओपन हो जाए, तो अच्छी बात है, क्योंकि हर सिचुएशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, डेफिनेटली इसके भी हैं, और हमारे लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं, और फिजिकल के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, आपके लिए भी हैं, हमारे लिए भी। तो ये देखें, ये मैंने क्या कर दिया, और गेट के लिए कर दिया। इसी तरह आप सारे के सारे 6 गेट, 3 इधर लगा दें, 3 इधर लगा दें, सारे के सारे एक साथ लगा के कर दीजिए। ठीक है, तो अलग अलग स्नैपशॉट लेने की जरूरत नहीं है, सबका सब आप, इतना बड़ा आपके पास कहना चाहिए कि ये देखिए ना, इतना बड़ा आपके पास वर्क बेंच है, इतनी बड़ी ब्लू लाइंस वाला एरिया है, मैं इधर 6 आराम से बना सकता हूँ एक साथ। छोटे छोटे तो सर्किट हैं, तो एक ही बना के बस उसकी स्नैपशॉट डाल दें, 2 ये हो गए, 4 और बनाने।
ठीक है, तरीका भी बता दिया, शॉर्टकट मैंने आप कॉपी पेस्ट करके बस चेंज करते जाएँ। तो एक ही स्नैपशॉट में सारे दे दें, अलग-अलग दे दें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आसान रहेगा कि आप एक साथ दे दें। ट्रुथ टेबल बनाएँ और उससे जो ऑब्ज़र्व करते हैं वो लिख दें। और डेडलाइन वही होगी हमेशा की तरह, 1 दिन पहले वाली, थर्सडे को होगी, तो काइंडली कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और एडीएस की भी इसी तरह 1 दिन पहले ही थी। तो हर लैब की जो भी मैं कराता हूँ डेडलाइन 1 दिन पहले की रखता हूँ, ताकि आप अगले दिन टास्क करके आएँ। क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड होता है कि आप पिछला वाला काम करके आएँ, ताकि आप आगे बढ़ सकें। ठीक है? तो अगर और कोई क्यूरीज़ नहीं है तो फिर हम लैब कंक्लूड करते हैं। लैब सबमिशन हमेशा जो है, मैंने ये कहा कि 7432 और गेट की आईसी है। ठीक है? 7432 और गेट की आईसी है। नंबर्स जो हैं आप चाहें तो गूगल से पता कर सकते हैं, नहीं तो आपको शायद थ्योरी में भी मिल जाएँगे। सर्च करना, थोड़ा-सा रिसर्च भी करना है, बाकी मैंने बता दिए तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? पता है मुझे नंबर, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाह रहा। ठीक है? और जो बात मैं ये क्या कह रहा था अली रज़ा, हाँ, मैं लैब सबमिशन से रिलेटेड एक बात कह रहा था कि लैब सबमिशन मैं 1 दिन पहले इसलिए रखता हूँ कि आप लोग लैब करके अगली लैब अटेंड करें। ठीक है? रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आप लैब करके पिछले हफ्ते की वाइंड अप करें और फिर नई लैब अटेंड करें, क्योंकि यूजुअली लैब ऐसी होती हैं कि वो डिपेंडेंट होती हैं प्रीवियस वर्क पे। तो अगर आप प्रीवियस वर्क करे बगैर आ जाएँगे ना, तो अगली लैब भी आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लैब नई लैब शुरू करने से पहले कंक्लूड करके सबमिट करें। दैट्स इट। ठीक है, तो कंक्लूड करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी नहीं है तो से कंक्लूड, देन आई विल। चलें तो देन कंक्लूड करता हूँ। सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।